हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। फटाफट से सभी को कनेक्ट कर लीजिए, फटाफट लाइव आ जाइए। आज हमारे मैराथन क्लासेस है, हिस्ट्री की आज पहली क्लास है। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे एजुकेशन हब की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, ये 15 अगस्त, अब आप समझते हो 15 अगस्त को जिस दिन भारत हमारा आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त के बारे में आपको क्या बताना। बस इतना ही कहेंगे कि जय हिंद, सैल्यूट है उन सभी शहीदों को, नमन है उन सभी जवानों को जो हमारी सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे देश को आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरफ से मजबूत बनाते हैं। इस 15 अगस्त पे आपको पहली सौगात मिल रही है, तो करते हैं शुरू इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट। बिल्कुल, आज आप सभी का हमारा एजुकेशन परिवार, आपका एजुकेशन हब आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। चलिए करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया की बात करेंगे। मिडाइवल इंडिया जो आपका मध्यकालीन जो भारत है उसके बारे में बात करेंगे, यानी दिल्ली सल्तनत बनने से पहले, उसके पहले की बात करेंगे कि मध्यकाल जो भारत का जो मध्यकाल था, उस मध्यकाल में भारत में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यकालीन भारत का मतलब क्या है। अप्रोक्सीमेट की जब दिल्ली सल्तनत आपकी लगभग बनी थी, दिल्ली सल्तनत आपकी चली थी 1206 से लेकर के और लगभग 1526 तक। जब बाबर भारत में आता है तब तक आपकी दिल्ली सल्तनत चली थी, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ समय था, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ था। तो लगभग 636 ईसा पूर्व से, कल आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी शायद लास्ट वीडियो में आपको, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे बट उसके बावजूद भी आवाज़ सही नहीं हो पा रहे थे, गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट आज शायद आवाज़ मेरे हिसाब से परफेक्ट हुई। 636 ईसा पूर्व की बात करते हैं, उस टाइम से ईस्वी से 636 ईस्वी से लेकर के तब तक के लिए 1206 के लिए इसके बीच में संघर्ष चला। वहाँ जो खलीफा थे वहाँ के, जो उस तरफ अपने जो अरब साइड के वहाँ के, उन्होंने जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर अलग अलग टाइम पे भारत पर आक्रमण किए। उन सब की आज डिटेल जानेंगे। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से जुड़ जाइए और अपने सभी साथियों को बुला लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, मिडाइवल इंडिया की। है क्या भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी, प्रथम अरब आक्रमणकारी। देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट इस फैक्ट के साथ हम कहानियों के माध्यम से पूरे फैक्ट्स याद करते चलेंगे। ठीक है, तो प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था भारत पर? प्रथम अरब आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया इसने? 712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने? 712 ईस्वी में। कब? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सर्वप्रथम सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध मतलब अब जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ऐसे ये तो हमारा भारत है, ठीक है, और सिंध यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला भारत के इधर वाला, तो उस भारत पर यहाँ का एक शासक था दाहिर, यहाँ का एक शासक था दाहिर। उस दाहिर पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। यानी सबसे पहले अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर आक्रमण किया था? सिंध के दाहिर पर। ठीक है, अरब के इन शासकों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर इनकी सत्ता स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था कि इनको भारत पर राज करना, नहीं, ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ से धन लूटना। ध्यान रख लेना, उद्देश्य डायरेक्ट पूछता है उद्देश्य कि यहाँ से धन लूटना और धन लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कौन से धर्म का प्रचार करना? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बात समझ आ गई? प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। इनका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था कि एक तो इनको धन चाहिए था। धन क्यों चाहिए था? क्योंकि जो अरब था, अरब में वहाँ पर इनको, जो इराक ईरान वाली साइड थी, वहाँ पर इनको अपनी सत्ता को मजबूत बनाना था, और सत्ता को मजबूत बनाने के इनको पैसों की आवश्यकता थी। तो पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए क्या करते थे? आक्रमण करते थे। ठीक है ना, इसलिए क्या करते थे? आक्रमण करते थे और वहाँ से धन संपदा लूट करके और वहाँ ले जाते थे, अपने काम में ले लेते थे। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। और अपना इस्लाम का प्रचार कर देते थे। सबसे पहले आता है महमूद गजनवी। देखना चाहोगे महमूद गजनवी को? चलिए, ये आपका महमूद गजनवी है। देखिए कितना अच्छी इमेज है इसकी। ये आपका कौन है? महमूद गजनवी। कौन सा गजनवी? महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी है आपका। देखिए कितनी शानदार इमेज इसकी बनाई हुई है, फोटो से फोटो ली हुई है। चलिए करते हैं शुरू। महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी ने देखो क्या किया था कि जो अपना महमूद गजनवी है ना, इसने 998 से लेकर के 1030 तक इसने शासन किया था। कब से कब तक? 998 से 1030 तक भारत पर आक्रमण इसने किया था। 1000 से लेकर के 1027 तक भारत पर इसने कब आक्रमण किया था? 1000 से लेकर के 1027 तक इसने आक्रमण किया था। कब तक? और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने। 17 बार, 17 टाइम्स इसने भारत पर आक्रमण किया और 17 बार इसने ज़बरदस्त लूट मचाई। इसकी उपाधियां जानते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? महमूद गजनवी के बारे में बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 से लेकर के 1027 तक और टोटल 17 बार आक्रमण कर चुका था। कितना? 17 बार आक्रमण किया इसने। इसकी उपाधियां थी। उपाधि कौन कौन सी है? इसको बुत सिखन कहा जाता है। बुत सिखन या फिर मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब आप समझ गए कि मूर्तियों को तोड़ने का काम करते थे। ये क्या काम करते थे? जो अरब आक्रमणकारी थे ये आते, इनको इस्लाम का प्रचार करना था, इसलिए क्या करते? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ देते थे। इस महमूद गजनवी के बारे में एक बात प्रचलित है कि यहाँ हमारे सीकर के आसपास यहाँ पर एक जीण माता का मंदिर है। यहाँ पर सीकर के आसपास रेवासा में जीण माता है, तो वहाँ पर इस महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तो वहाँ पर जो पुजारी था उस पुजारी के साथ मारपीट की और वहाँ पर जब उसके मंदिर को, वैसे मंदिर था नहीं, वैसे एक छोटी सी पत्थर की मूर्त रखी हुई थी, उसको किसी तोड़ने का प्रयास किया ना, तो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि इसकी सेना पर जो, क्योंकि जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहता है, तो मधुमक्खियों ने इतना ज़बरदस्त आक्रमण किया कि इसकी पूरी सेना बौखला उठी। और जब तक इसने उस जीण माता के पैरों में गिड़गिड़ा करके माफ़ी नहीं मांगी वहाँ मंदिर में, तब तक इसकी सेना को मधुमक्खियों नहीं छोड़ा। और ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी उसके बाद न तो इसने किसी मंदिर को तोड़ा और चुपचाप अपने वापस वहाँ पे लौट चुका था। ऐसी बात सुनने में आती है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इनका? वही बात, धन लूटना, इस्लाम का प्रचार करना और मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना। कैसा स्थापित है? और इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला विश्व का पहला था। कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला विश्व में पहला कौन था? महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। बात समझने आ गई? यहाँ तक कोई आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम अलग था, महमूद गजनवी अलग था। मोहम्मद बिन कासिम तो जो खलीफा वगैरह थे ना, अरब आक्रमण, तो अरब का आक्रमण का था, लेकिन ये महमूद गजनवी अलग चीज़ है। ठीक है ना, महमूद गजनवी अलग है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, प्रथम था। इसने 1000 से लेकर के 1000, देखो इसने कब कब आक्रमण कहाँ कहाँ किए। देखिए इस महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। इसने 7 आक्रमण, देखिए शुरुआत के 7 जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो बात करते हैं। 1000 से लेकर के 1000, देखिए मैं आपको पूरे डिटेल बताता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। यहाँ इस पेज पे अपन ढंग से समझिए। हाँ जी, चलिए महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। इसने पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 से लेकर के 1001 के बीच में इसने आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया? जो पेशावर है ना, अपना पेशावर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर का एक राजा था जयपाल। पेशावर का एक राजा था जयपाल। इस जयपाल पर इसने आक्रमण किया था और कहते हैं कि इस जयपाल ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था? सुसाइड। जयपाल ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। क्यों करी? देखो, जब खुद का इंसान का स्वाभिमान खतरे में होना तो इंसान को यही रास्ता दिखता है। और देखो इसने खूब लड़ने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में इसको यह लगा कि मैं नहीं लड़ सकता और ये मेरे को गुलाम बनाएगा, तो इसलिए इसने खुद को आज़ाद करना उचित समझा। तो जयपाल ने पेशावर में, जयपाल ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया महमूद गजनवी का पहले आक्रमण के दौरान। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। दूसरा आक्रमण, अब उसके बाद इसने किया था मुल्तान पर, वो भी समझाते हैं आपको, मुल्तान वाला आक्रमण भी समझाते हैं, है ना। एक मिनट, यहाँ नहीं समझाएंगे, यहाँ तो आपको ये करवा दिया ना, इसके बाद समझाएंगे आपको। ये बोर्ड का थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गया, अच्छे से आपका एडजस्ट है। अब देखिए मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था 1005 बोल दो या 1006, ठीक है ना। 1005 और 1006 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। और मुल्तान पर था कौन? मुल्तान भी कहाँ पड़ता है? उधर पाकिस्तान सिंध की साइड वहाँ पड़ता है। मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान में था कौन? अब्दुल फतेह दाऊद। कौन था मुल्तान में? दाऊद, जो दाऊद वाले गैंग वाला ना, दाऊद नहीं,
ठीक है ना, दाऊद की गैंग वाला दाऊद नहीं, इसमें इसने आक्रमण किया था, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण था। सेकंड इम्पोर्टेंट अटैक था इसका गजनवी का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण था। पहला कहाँ पर था अपने जयपाल पेशावर पर था, और दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण कब था इसका, अब्दुल फतेह दाऊद के खिलाफ मुल्तान पर, और इसमें गजनवी जीत गया, गजनवी इसमें भी जीत गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद वापस चलते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे, उसके बाद आ गया था बेहंद, ये कोई याद नहीं है, बेहंद पुनः आनंदपाल को हराया, इस जयपाल का भाई था आनंदपाल, इस पर आक्रमण किया, इस आनंदपाल को हरा दिया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आक्रमण और देखते हैं, ये देखिए, अब ये आक्रमण और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, एक एक आक्रमण समझते चलिए, इसके अटैक एक समझते चलिए। स्पीड ज़्यादा तेज़ हो तो बता सकते हो आप हमें, एक बार मैं फटाफट एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या मैंने लिखा है। 1001 से मैंने पेशावर के बारे में बात की कि पेशावर में जयपाल पर आक्रमण किया, जयपाल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। 1005 से 1006 के बीच में किस पर किया, मुल्तान पर आक्रमण किया, दाऊद में मुल्तान पर, और दाऊद पर आक्रमण किया, दाऊद ने क्या कर लिया, मतलब सेकेंड इसमें गजनवी जीत गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है आनंदपाल पर। आनंदपाल आपको बता दिया, आनंदपाल पर जयपाल का जो पुत्र था उस पर आक्रमण किया था। उसके बाद आता है 1018 1019 के आसपास एक इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है कन्नौज पर आक्रमण। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज में शासन किसका था, प्रतिहारों का शासक था। कन्नौज में किसका शासन था, प्रतिहारों का शासन था। और प्रतिहारों के राजा कौन था उस टाइम में, राज्यपाल। कौन था राजा, राज्यपाल। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बात सही है, ठीक है ना। यानी 1018 1019 में कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज का राजा था राज्यपाल और प्रतिहार वंश का था, इसमें भी गजनवी जीत गया। त्रिगड़ी धा। बात समझ में आगे भी कौन कौन से, पहले पेशावर जयपाल पर अटैक किया, जयपाल ने सुसाइड कर लिया, यानी गजनवी जीत गया। दूसरा 1005 1006 मुल्तान पर दाऊद पर आक्रमण किया, इसमें गजनवी जीत गया। तीसरा कन्नौज पर प्रतिहार राज्यपाल पर आक्रमण किया, इसमें भी गजनवी जीत गया। यानी थानेश्वर जो है ना, थानेश्वर वही कन्नौज वाला, वही थानेश्वर नाम है इसका, ठीक है ना। थानेश्वर बोल दो चाहे कन्नौज बोल दो, एक ही बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, आगे चलते हैं, एक आक्रमण और लेते हैं इसके। उसके बाद इसका अगला इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है किसका, इसी गजनवी का। गजनवी के इंपॉर्टेंट आक्रमण में अगला इसका महत्वपूर्ण आक्रमण आता है 1025 का। कब का, 1025 का। स्टार लगाना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण है। कौन सा, सोमनाथ मंदिर आक्रमण है। कौन सा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। यहाँ का राजा था भीमफस्ट, और भीमफस्ट कौन से वंश से था, चालुक्य वंश से था। कौन से वंश से था, चालुक्य बोल दो, या चालुक्य में पूछो तो सोलंकी वंश से था। कौन से वंश से था, सोलंकी वंश से था, ठीक है ना। इस यानी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर भीमफस्ट के समय सौराष्ट्र पर आक्रमण किया, चालुक्य या सोलंकी वंश का। इसको बोलते हैं बिगेस्ट इन्वेजन ऑफ गजनवी। इसको गजनवी का सबसे बिगेस्ट इन्वेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गजनवी का 1025 के सोमनाथ मंदिर अटैक को गजनवी का बिगेस्ट इन्वेजन। यहाँ से गजनवी ने बहुत सारी धन संपदा, कहते हैं ना अपार धन संपदा लूटी थी। यहाँ से गजनवी ने क्या लूटी थी, अपार धन संपदा लूटी थी गजनवी ने यहाँ से, कि गजनवी काफ़ी धन संपदा लूट करके यहाँ से वापस चलने को तैयार हो गया था। अभी चलेंगे वापस गजनवी जाएगा तो बहुत इसको प्रॉब्लम आएगी। जाट इसको हराएंगे, जाटों ने इसको हराया था, कोकर जाटों ने इसको हराया था गजनवी को, उसके बारे में बात करें। पर इससे पहले मैं बात पीछे वाले आपको युद्ध एक बार याद करवा के आता हूँ। चलिए एक बार देखिए जल्दी से गजनवी के बारे में बात करते हैं। गजनवी प्रथम मोहम्मद बिन कासिम था, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकार था। इसने दाहिर पर आक्रमण किया था और उसका उद्देश्य क्या था, धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया और ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला विश्व का पहला
शासक था, ठीक है ना। इसने इसने 17 इसको बुद्ध सेकंड या फिर मूर्ति भंजक कहते थे। ये इसका धन लूटना, इस्लाम का प्रचार करना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना वो इसका था। सबसे पहले इसने आक्रमण किया था 1001 और 1000 के आसपास पेशावर में, किस पर, जयपाल पर। जयपाल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। जयपाल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसके बाद आता है 1005 से 1006 के बीच में मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ पर, मुल्तान पर। दाऊद था वहाँ का शासक, जो वर्तमान दाऊद वाले गैंग वाला नहीं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट अटैक था, दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण। उसके बाद 1018 1019 के आसपास ये कन्नौज प्रतिहार शासक, कन्नौज पर राज्यपाल पर आक्रमण किया। कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल पर इसने आक्रमण किया वहाँ पर। उसके बाद चौथा आक्रमण आता है इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है सोमनाथ का मंदिर, बिगेस्ट इन्विजन ऑफ गजनवी, बिगेस्ट इन्विजन ऑफ गजनवी, यानी गजनवी का बहुत ही बड़ा आक्रमण था ये। भीम फर्स्ट इस टाइम राजा था, सौराष्ट्र का चालुक्य या फिर सोलंकी वंश से संबंधित था। यहाँ तक बात यदि आपके समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, आप इतने थम्स अप कर दीजिए। डेढ़ घंटे तक बिल्कुल थकना नहीं है, बिल्कुल ऐसे चलते रहना बिल्कुल। अभी तो अच्छी कहानी आएंगी बहुत सारी, आपको संयोगिता के बारे में बताएंगे, कौन थी वो संयोगिता थी वो, है ना। चलिए अब बात करते हैं जब गोरी चला यहाँ से वापस, कि गोरी चली साजन के घर, है ना। चलिए करते हैं, देखिए अब गोरी की बात आ गई। गोरी ने यहाँ से सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक डिज़ाइन बना के बताता हूँ। ये एक बाउंड्री, ये यहाँ पे सोमनाथ मंदिर बनाते, पहले थोड़ा सा मंदिर बना लेते हैं ना। ये आपका यहाँ से सोमनाथ मंदिर को गोरी ने लूट लिया। यहाँ से लूट करके गोरी चला टिक 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 टिक, ये इसके पीछे टिक 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 टिक, सेना इसकी इधर की तरफ चली। जब यहाँ से गुजरे, कहाँ से, यहाँ से कहाँ पर है, गजनी जा रहा था। गजनवी यहाँ कहाँ से, यहाँ से यहाँ इसको कहाँ जाना था, यहाँ गजनी जाना था। गजनी तू मेरी अधूरी प्यास, प्यास तू आ गई मन को रास रास, वो आमिर खान वाली गजनी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ जाना था इसको, यहाँ से गोरी को जाना था गजनी, यहाँ से कहाँ जाना था गोरी को, गजनी जाना था। लेकिन रास्ते में ही यहीं पे रोक लिया इसको किसने, खोखर जाटों ने। कौन सी, किसने रोक लिया, खोखर जाटों ने। जाटों की एक वैसे कैटेगरी, मतलब वैसे जाट होते हैं ना, जाटों में भी अलग अलग होते हैं, कास्ट होती हैं। तो खोखर जाटों ने इस पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया, 1030 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। कब है, 1030 ईस्वी में आक्रमण किया। इसी मतलब यहाँ जब यहाँ से वापस आया, 1027 के आसपास किया। तो ये तो 1027-28 के आसपास किया, जब यहाँ से गोरी वापस जा रहा था, गजनवी वापस जा रहा था गजनी, तब इस पर आक्रमण किया। और ये जो सोमनाथ की इसने जो संपदा लूटी थी ना, इस संपदा को इससे क्या हुआ, इससे आधे से ज़्यादा छीन लिया इसे वापस। इस संपदा को वापस छीन लिया इससे, इसको दी नहीं वो संपदा कि भाई साहब तेरे किस काम की, हमारी संपदा, हमारी प्रॉपर्टी, तेरे बाप की तो है नहीं जो तू लेके जा रहा है ऐसे। तो इससे वापस संपदा लूट ली थी। गजनी उस टाइम तो यहाँ से चला गया, लेकिन 3 साल बाद टाइगर वंस बैक, दोबारा आया गोरी और आकर के इन खोखर जाटों पर आक्रमण किया। तो जाटों ने गजनवी को मारा, गजनवी ने जाटों को मारा, आपस में फा। समझ गए, हाँ जी बिल्कुल। इसने 1030 में, कब, बिल्कुल आज हम नई स्लाइड अच्छे से लेंगे, बिल्कुल अच्छे से काम में लेंगे, इस बोर्ड को आज ढंग से भरेंगे पूरा। कब, 1030 में गजनवी का अंतिम आक्रमण है। कौन सा आक्रमण है, अंतिम आक्रमण, किसके खिलाफ, जाटों के खिलाफ बोल दो या खोखर जाटों के खिलाफ। गजनवी का अंतिम आक्रमण था भारत में, कि गजनवी ने आक्रमण करना उसके बाद बंद कर दिया, मतलब गजनवी खुद ही निकल लिया भाई साहब, फिर आक्रमण करना बंद ही करेगा। तो यानी गजनवी ने 1030 में अंतिम आक्रमण भारत पर किस पर किया, खोखर जाटों पर किया। किस पर किया, खोखर जाटों पर किया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपकी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आप एक बार देख लिए कि मध्यकालीन भारत तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो बात अब मोहम्मद बिन कासिम। इसको मोहम्मद बिन कासिम को गजवा ए हिंद नाम से जाना जाता था, सिंध और सुल्तान पे। बात सुबुक्तगिन अल्पतगिन की बात आएगी, अभी मैं बताऊंगा सुबुक्तगिन क्या था, अल्पतगिन क्या था, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। अभी हम गजनवी साम्राज्य में चलेंगे ना, पर पहले बार गजनी को अच्छे समझ के आते हैं। गजनी तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। कौन कौन से आक्रमण, 1001 में पेशावर जयपाल सुसाइड, 1005 या 6 में मुल्तान दाऊद सेकंड इंपॉर्टेंट, 1018-19 में कन्नौज प्रतिहार राज्यपाल,
ठीक है। 1025 में बिगेस्ट इन्विजन सोमनाथ मंदिर, भीम फर्स्ट, सौराष्ट्र, चालुक्य, सोलंकी, एवरीथिंग इज फिनिश। यहाँ से जब वापस चल के जाने लगा तो कोकर जाटों ने इस पर आक्रमण किया, उसे धन संपदा कुछ वैसा लूट लिया, यानी 100 रुपये लेके जा रहे थे उसे 50 रुपये वापस लूट लिए, यानी ज़्यादा संपदा इसको नहीं ले जाने दी। गौरी वापस आए 1030 में, इसका अंतिम आक्रमण किस पर था? खोखर जाटों पर इसका अंतिम आक्रमण था, सॉरी गजनी, कहीं अगर गौरी गजनी निकले तो गजनवी पढ़ रहे हैं, अभी गजनवी वापस आ गया। बात समझ में आ गई? गजनवी करें। अब कुछ बात करते हैं कि गजनवी वास्तव में था क्या, कि मतलब गजनवी मानते हैं कि भारत आया, बट इसे कोई ना कोई तो मूल जगह होगी जहाँ से भारत आया, वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब कि वो ऐसे कहते हैं ना, जैसे आज 15 अगस्त से बोलते हैं ना कि देता ना दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मे पहले राम और लक्ष्मण भाई, वो कौन सा है? वो मेरा है रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अपन गजनवी के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। किसके बारे में? गजनवी के बारे में, कि गजनवी मध्यकालीन भारत की बात कर लिए। गजनवी कहाँ का था? मूल रूप से गजनी का था। वहाँ पे गजनी में देखिए था क्या, समझिएगा ध्यान से, गजनी में वास्तव रूप से था क्या वहाँ पे, कि कैसे गजनवी साम्राज्य बना, कैसे उसकी बात होती। गजनवी में दो भाई थे दो भाई थे, एक था अल्पतगीन, एक था अल्पतगीन, दूसरा था सुबुक्तगीन। कहाँ पर की बात कर रही है? गजनी की बात कर रहे हैं अपन। अल्पतगीन और सुबुक्तगीन दो भाई थे, ठीक है। सुबुक्तगीन को नाम मिलता था, इनको पुराने टाइम उपाधियाँ बोलते थे। इसको उपाधि मिली हुई थी अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, इसको उपाधि मिली थी, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अल्पतगीन था ना, ये तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। कौन से साम्राज्य का? तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन से साम्राज्य का संस्थापक था? तुर्की साम्राज्य का। बात समझ में आ गई? इससे पहले सुबुक्तगीन आक्रमण कर चुका था, सुबुक्तगीन आक्रमण कर चुका था, लेकिन सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बात समझ में आ गई? मोहम्मद बिन कासिम को गजवा-ए हिंद भी कहते हैं, गजवा-ए हिंद। तो ये जो सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, ये दोनों भाई थे, और इन्हीं के बाद वहाँ से गजनवी निकल के आया। और गजनवी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? गजनवी साम्राज्य का यदि आपको अंतिम राजा पूछे तो कौन था? बहराम शाह था। कौन था? बहराम शाह था। गजनवी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहराम शाह था। गजनवी ज़्यादा इतना मतलब इतने खास इसमें बातें नहीं आ रही, गजनवी जितनी खास बातें थी वो आपको पूरी बता चुका हूँ। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं गजनवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि गजनवी के बाद ये अपने युद्ध पढ़ लिए तीनों के तीनों, सोलंकी राजवंश, भीमदित्य, अंतिम अभियान, जाटों के सिंध के जाटों के खिलाफ था, खोखर जाटों के खिलाफ था। 1027 में जाटों ने मारा थी, 1030 में गजनवी वापस इनको मारने के लिए आया। 1027 में जाटों के खिलाफ अभियान हो गया, और 1030 में गजनवी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में गजनवी एक्सपायर हो चुका था। अब गजनवी की कुछ दो इंपॉर्टेंट बात आती हैं, कि पहला तो गजनवी के साथ कुछ विद्वान आए थे। कितने विद्वान आए थे? 4 विद्वान आए थे। गजनवी के साथ कितने विद्वान आए थे? 4 विद्वान आए थे। कितने विद्वान आए थे? 4 विद्वान। कौन कौन से? अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। फर्रुखी है ऊपर रह वो लगाना इसके, ठीक है ना? फर्रुखी, अल-बरूनी, याद एक बार बोलिए, अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। अल-बरूनी की पुस्तक, अब अल-बरूनी के बारे में नीचे लिखिए, किताब उल हिंद की रचना किसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किताब उल हिंद की रचना किसकी रचना की थी? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, और भारत आने वाला था, ये भारत आया था। गजनवी के टाइम पे 4 थे, लेकिन 4 में से भारत कौन आया था? ये अल-बरूनी भारत आया था। तो अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी? किताब उल हिंद। और अल-बरूनी किसके समय भारत आया था? गजनवी के साथ भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। उसके बाद अंतिम 2 बच गए, उतबी और फर्रुखी, इनके बारे में कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, यानी बोले फटाफट। अल-बरूनी की किताब कौन सी है? किताब उल हिंद। अल-बरूनी की किताब कौन सी है? किताब उल हिंद।
ठीक है। और ये भारत आने वाला था, कहाँ आने वाला था, भारत आने वाला था। फिरदौसी की कौन सी है, शाहनामा। फिरदौसी की कौन सी है, शाहनामा पुस्तक है। उतबी और फर्रुखी इसके दो। भारत अकेला कौन आया था, भारत अकेला अलबरूनी आया था। बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें बता दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको चाहते जोड़ लीजिए। बताइए एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए हम थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं। आप तब तक के लिए बताइए फटाफट जल्दी, कैसा लग रहा है। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैटर। एक बात और लिख लीजिए गजनवी के बारे में, फिर आपका गजनवी कंप्लीट। गजनवी ने संस्कृत के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे, संस्कृत के। भारत में गजनवी ने किसके सिक्के चलाए थे, गजनवी ने संस्कृत के सिक्के चलाए थे। किस भाषा के सिक्के चलाए थे, संस्कृत के सिक्के चलाए थे। बात समझ में आ गई गजनवी के बारे में। ये गजनवी आपका हो गया पूरा। ये आपका गजनवी साम्राज्य के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताई थी, वो डिटेल ये रही कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अल्पतगीन था। कौन था, अल्पतगीन। और अल्पतगीन ने क्या किया था, अल्पतगीन से 922 ईस्वी में गजनी में साम्राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय पीरितगीन शासक बनाए। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर सर्वप्रथम इन्होंने मतलब आक्रमण किया, फिर पश्चिम भाग पीरितगीन। ये याद रखो, रख लो नहीं रखो तो ये इतना याद रख लेना कि 971 में गजनवी का क्या हुआ, गजनी का क्या हुआ, जन्म हुआ। महमूद गजनवी का क्या हुआ, जन्म हुआ। बात समझ में आ गई। गजनवी के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी। देखिए एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले गजनवी के बारे में बात करते हैं अपन। गजनवी के बारे में महमूद गजनवी के बारे में बात की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम बुद्ध शिखर और मूर्ति बन सकी कहा जाता है। 1001 में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, 1001 में पेशावर पर, जयपाल पर किया था। 1001 में पेशावर में जयपाल पर आक्रमण किया था। 1005 1006 में मुल्तान पर, मुल्तान में दाऊद पर आक्रमण किया था। दाऊद पर 2 सेकेंड अटैक था इसका। तीसरा आक्रमण 1018 1019 में कन्नौज प्रतिहार राज्यपाल पर आक्रमण किया था। उसका चौथा आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बिगेस्ट इन्वेजन। अब इसके बाद एक आधे और छोटे मोटे आक्रमण चलते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। भीम फर्स्ट पर किया था, सौराष्ट्र में चालुक्य और सोलंकी वंश का था। उसके बाद गजनी साम्राज्य 3 मतलब जो इस पर खोखर जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। और खोखर जाटों ने 1000 लगभग 27 के आसपास तो ये क्या हुआ था यहाँ से, मतलब इसके खोखर जाटों में था। 1030 में गजनवी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। ठीक है, 1030 में खोखर जाटों के साथ युद्ध करते टाइम इसकी क्या होगी, डेथ हो गई थी। और ये खोखर जाटों वाला 1027 में आक्रमण हुआ था और डेथ कब हुई थी, 1030 में गजनवी की डेथ हो गई थी। ये आपका महमूद गजनवी रहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महमूद गजनवी के बारे में सुबुक्तगीन पीरितगीन वाली बात कर ली अपन ने, अल्पतगीन वाली। अमीर उल उमरा बहराम शाह अंतिम शासक था। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब अपना गजनी हो गया पूरा। गजनी क्या हो गया, पूरा हो गया। ये याद रखो तो रख लो, नहीं याद रखो तो कोई ज़रूर नहीं। अपने वही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी वही बात। आपको अलग अलग नोट्स दिए आपको कि कौन सी कैसी है, कौन सी कैसी है, कहाँ से किसने क्या लूटा था, है ना। तो अलग अलग बातें लिखी हुई है। देखिए इसके बारे में आक्रमण हो गया। फिरदौसी फर्रुखी इसके दरबार में आए थे और भारत पर इसने कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। वही बातें लिखी हुई हैं, बस अलग अलग माध्यम अलग अलग हैं, कहाँ से अलग अलग जगह से लिए गए हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है मोहम्मद गोरी कि वो तो गोरी का गुलाम बन के रहेगा। गोरी का गुलाम कौन था, गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बारे में जब गुलाम वंश आएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, तब बात करेंगे। बट आज हम गजनवी और गोरी को पूरा करके छोड़ेंगे। क्या करके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक गोरी को छोड़ेंगे नहीं। गोरी ये क्या जैसी है, गोरी ने सास से थोड़ा जान देगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल, अरे समझदार तो थे, इच्छा हो कबूतर जैसे साड़ा होते। मोहम्मद गोरी गजनवी यदि आपकी अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार मेरे को फीडबैक देके बता दीजिए गजनवी में आपका कैसा रहा, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, रोमांचक रहा, कैसा सफ़र रहा अब तक का। आप हमारे साथ चलते आ रहे हैं, बस अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा लाइए कि ऐसे आपको मैटर डिलीवर किया जा रहा है जो आपको शायद ही कहीं पे मिले। ठीक है, हाँ जी, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल पढ़ने में आपको आनंद आना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है मोहम्मद गोरी। कौन सी गोरी, मोहम्मद गोरी। गजनी साम्राज्य के अधीन में ही वहाँ पर एक वंश था, गोर वंश। कौन सा वंश था, एक गोर वंश था। कहाँ पर, वहीं पर, कहाँ पर, वहीं पर, कहाँ पर मतलब
वहीं जो अपने ईरान ईरान वाले साइड वहाँ पर अरब में गौर वंश बोल दो, या फिर इस गौर वंश को दूसरे नाम से बोलते हैं संस बनी वंश, संस बनी वंश, संस बनी वंश बोलते हैं इसको, संस बनी वंश बोलते हैं इसको। संस बनी वंश के दौरान क्या हुआ था, या गौर वंश, संस बनी या फिर गौर वंश बोलते हैं इसको, संस बनी या फिर गौर वंश बोलते हैं। बात समझ आ गई। मोहम्मद गोरी, जिसमें शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन दो भाई थे। कौन कौन भाई थे, शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन। कौन कौन, शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन दो भाई थे। शहाबुद्दीन का दूसरा नाम था मुइजुद्दीन, शहाबुद्दीन का दूसरा नाम क्या था, मुइजुद्दीन। एक तो हमारे ट्रेन पता नहीं क्या ही चाहते हैं रेलवे वाले, यहाँ बिल्कुल हमारे जस्ट पास में आके और ऐसा जोर से हॉर्न लगाए, पहले आराम से जा रही है लेकिन यहाँ आके बिल्कुल पता नहीं क्या पता चलता है क्लास चल रही है, यहाँ आके हॉर्न दबाएंगे, पता नहीं किसको जगा रहे हैं। हम तो उठे हैं भाई साहब, निकल जाओ आराम से, यहाँ टायर पंचर कर देंगे नहीं हम, चलो। हाँ जी, हवा निकाल दें आगे, बाकी आ रहा क्या रहेगी। तो देखिए मैं समझाता हूँ, शमसुद्दीन कौन, शहाबुद्दीन कौन, क्या कौन। वहाँ पर दो भाई थे, शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन, शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन, यही बात लिखी हुई है, शमसुद्दीन और शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन का दूसरा नाम क्या था, इसको मोइजुद्दीन भी कहते थे। क्या कहते हैं इसको, मोइजुद्दीन। अब आप लोग ये सोच रहे हो उपाधि थे, तो भाई साहब उपाधि देने का काम ही था वो, तो थोड़ी सी बात कर ली, उपाधि दे दी इसको। 1100, शहाबुद्दीन पता है कौन था, शहाबुद्दीन गोरी था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर वंश का शासन संभाला। कब, राजा कब बना गोरी, 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, या ऐसे बोल लो शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी पूरा नाम। जितनी उपाधियाँ होती हैं पूरी एक साथ लगती हैं कि श्री राजा धीराज परम भट्टाचार्य फलान सिंह ढिमकान सिंह ऐसे ऐसे ये पधार रहे हैं। सामने से आता है छोटा सा राजा, नाम लिया तीन दिन का। तो कौन, शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी आ गया, बन गया राजा। कब बना, 1173 में राजा बन गया। कौन बना, शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी राजा बन गया। आगे चलते हैं। 1178 में मोहम्मद गोरी ने अनहिल पाटन कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में। अनहिल, सबसे पहले सॉरी एक मिनट, 1175 में गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया, 1175। अब बात करते हैं गोरी के आक्रमण की, बात करते हैं अपन, ठीक है ना, गोरी के आक्रमण की। एक मिनट देखिएगा, मैं पेज थोड़ा सा ये नहीं लेना है, पेज यहाँ लेना है। हाँ जी, यानी कहाँ आक्रमण किया, 1175 ईस्वी की बात है। राजा बनते 2 साल बाद इसने सबसे पहले आक्रमण किया, कहाँ पर है, मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया इसमें, मुल्तान पर। और मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है, मेरे को बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है। मुल्तान में उसने कितने मारे थे, 219 रन बनाए थे। एक क्रिकेटर था शानदार सा, जिसने फर्स्ट टाइम 200 लगाए थे। अब वर्तमान में तो श्रीमान रोहित शर्मा जी लगे हुए हैं, वो कहते हैं ना शर्मा जी का लौंडा लगा हुआ है, 264 रन बनाए हुए उसके, 264 है ना। लेकिन क्रिकेट कम देखते हैं, बट हम तो देखते हैं काफ़ी, बहुत कुछ लोग कम देखते हैं। लेकिन जो मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे और वो खेलने गया था उस दिन, बोला कि आज कुछ कमाल करेगा वीरेंद्र सहवाग, और वास्तव में उस दिन उसने कमाल किया। मुल्तान का सुल्तान, ठीक है। हाँ जी, तो मुल्तान पर आक्रमण के भी 1175 में गोरी का पहला आक्रमण था। ये कौन सा आक्रमण था, प्रथम आक्रमण था किसका, कि गोरी का, गोरे हाथों की हरी हरी चूड़ियाँ, है ना। तो गोरी का, अरे छोड़ो पसीनो आ रहे हो। हाँ जी, गोरी का पहला आक्रमण था मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। कब, 1175 ईस्वी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात आती है अगले आक्रमण की, बात करते हैं। अगला आक्रमण आता है 1178 में अनहिल पाटन। देखो मैं समझाता हूँ ये आक्रमण आपको, अनहिल पाटन वाला। ये आपका रहा गोरी, ये राम मोहम्मद गोरी। ये देखो, ये इसके कुपोषण से, ये इसके कुपोषण का शिकार होने से पहले की इमेज है, कुपोषण का शिकार होने के बाद में, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये महमूद गोरी आपका। कौन है, महमूद गोरी, ओके। कौन है, इसका पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। हाँ जी,
अब बात करते हैं अनहिल पाटन की। किसकी बात करते हैं अपन? अनहिल पाटन की बात करते हैं। तो चलिए ये नया पेज क्रिएट कर दिया और अब चलते हैं अनहिल पाटन पर। कहाँ पर चलते हैं? अनहिल पाटन कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र गुजरात में। अनहिल पाटन, अनहिल, एक तो पेन कौन सा लगा ये बार? अनहिल पाटन, पाट है, न है ये न, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव सेकंड, भीमदेव द्वितीय था। भीमदेव द्वितीय था, ठीक है ना। यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था। कहाँ पड़ता है? पाटन गुजरात में पड़ता है, आपको पता है। और यहाँ पर इसने इस भीमदेव की एक संरक्षिका थी, भीमदेव की एक संरक्षिका थी, यानी नयिका देवी। नयिका देवी इसकी माता थी और इसकी संरक्षिका बनी हुई थी। माता थी और संरक्षिका बनी हुई थी। और शासवंश कौन सा था? चालुक्य। चालुक्य या फिर सोलंकी। चालुक्य या फिर सोलंकी या फिर बघेल, बघेल भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है ना। यानी बघेल राजा भीमदेव था, बघेल राजा भीमदेव था। यानी देखिए अनहिल पाटन पर गौरी आक्रमण करता है। ध्यान से देखिएगा, गौरी के आक्रमण की बात करेंगे अपन, इसके बाद और इंपॉर्टेंट आक्रमण आए गौरी के। अनहिल पाटन गुजरात पर गौरी आक्रमण करता है। और देखिए इसमें भीमदेव यहाँ का राजा था, भीमदेव की राजा था, छोटे उम्र का था ये। तो इसकी एक संरक्षिका बनी हुई थी, नयिका देवी। कौन बनी हुई थी? नयिका देवी। लिख लीजिए, बिल्कुल मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। आपको आक्रमण देखिए लिखा हुआ तो यहाँ भी पढ़ा, ये पढ़ा लिखा हुआ तो ये रहा, लिख लीजिए, छाप लीजिए आपको, लेकिन छापना नहीं, समझना जरूरी होता है ना। तो समझना, तो भीमदेव द्वितीय, नयिका देवी इसकी संरक्षिका थी। वंश कौन सा था? चालुक्य बोल दीजिए या फिर सोलंकी बोल दीजिए या फिर बघेल बोल दीजिए। इसमें क्या हुआ? गोरी हार गया। ध्यान सुनना इस बात को, गोरी क्या हो गया? हार गया, सिर्फ हारा। गोरी की ये पहली हार थी। कैसी हार थी गोरी की? पहली हार कि गोरी तेरे जिया और ना कोई मिलिया, नहीं मिलिया तेरे जिया प्यार वे। मैंने डर नहीं कि मेरे वाली मैंने छट जूँ, मुझे पता नहीं पंजाबी का माते पैसा। हाँ जी, तो गोरी की ये पहली हार थी। कैसी हार थी? अनहिल पाटन सौराष्ट्र गुजरात पर भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया। नयिका देवी उसकी संरक्षिका थी। चालुक्य, सोलंकी या बघेल वंश था, वहाँ पर गोरी की पहली हार हो जाती है। बात समझ आई। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये युद्ध हुआ था अपने माउंट आबू में। कहाँ पर हुआ था? माउंट आबू में युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? माउंट आबू में। किसके खिलाफ हुआ था? भीमदेव वर्सेस मोहम्मद गोरी। 1178 में हुआ था। गोरी की पहली हार थी। इसकी भीमदेव की संरक्षिका कौन थी? नयिका देवी, जो इसकी माता थी। और चालुक्य या सोलंकी या बघेल वंश का यह शासक था। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए ना, कि मतलब माउंट आबू में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीमदेव ने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। गोरी ने अनहिल पाटन से हारने के बाद सिंध के रास्ते से प्रवेश किया। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे प्रवेश किया, हम प्रवेश भी करवाएंगे। देखिए अब की बार ये लेते हैं ना, एल बचपन में जब छोटे थे हम पढ़ लेते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8 है, 2 चौके 8। ये इधर से भारत का ये वाला पोर्शन लेते हैं, ऐसे वाला, ठीक है ना, इधर वाला पोर्शन लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है अपना सिंध और यहाँ पर पड़ता है आपका सौराष्ट्र। और इधर आप जल वाला भाग आ गया, जलीय भाग आ गया, इधर इधर आप सिंध। अब देखिए यहाँ पर तो गोरी की वाट लग गई। यहाँ पर तो गोरी यहाँ से तो प्रवेश नहीं कर सकता, भीमदेव से हार गया। तो गोरी क्या चला? गोरी यहाँ से प्रवेश करेगा। कहाँ से प्रवेश करेगा? यहाँ से प्रवेश करेगा। सिंध के रास्ते से गोरी भारत में प्रवेश करेगा। क्योंकि देखिए अब ये सोचे कि भाई साहब यहाँ से निकल जाए बीच में से। अरे देवताओं, ये यहाँ तक सिंध का एरिया था और यहाँ तक इसका एरिया था। अब बोलो कहाँ से निकालोगे? ये तो है नहीं कोई ऐसे ही निकल जाएगा बीच में से। समझ गए बात ना? तो गोरी ने किसके हारने के बाद सिंध के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। गोरी ने कौन से रास्ते से प्रवेश किया? सिंध के रास्ते से प्रवेश किया। चलिए बात करते हैं। ये आपका मोहम्मद गोरी या महमूद गोरी रहा। गोरी के बारे में एक बार दोबारा आपको बता दूँ क्या क्या पढ़ा अपने। गोरी के बारे में अपन ने बात पढ़ी कि शमशुद्दीन और शाहबुद्दीन 2 भाई थे। और 1175 में गोरी ने 1173 में गोरी राजा बना और 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें गोरी प्रथम आक्रमण था। 1178 में इसने कब किया आक्रमण? आक्रमण किया 1178 में। कब किया? 1178 में आक्रमण किया। और अनहिल पाटन के शासक सौराष्ट्र भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया। नयिका देवी की संरक्षिका थी। चालुक्य सोलंकी बघेल वंश का था। इसमें गोरी की हार हो जाती है। ये गोरी की पहली हार थी। त्रिगढ़ धा।
ये आपका रहा गोरी, ये कुपोषण से पहले का और ये कुपोषण के बाद का, है ना। बात समझ आ गई। अरे एक ही इमेज है, दो अलग अलग इमेज है, आपको बस दिखा रहा था। आगे चलते हैं। अब आता है कौन है, तराइन। तराइन के युद्ध में लेकर चलते हैं आपको। तराइन के 2 बैटल कराएंगे लगातार, संयोगिता आएगी यहाँ पे, संयोगिता की थोड़ी सी बातें बताई जाएंगी, फिर चंदावर में चलेंगे और चंदावर के बाद आपका गोरी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग हमारी 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। उसके बाद आप लोग आराम से पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से, मज़ा आ रहा है सभी को। फटाफट से लोगों को बुलाते रहिए, अलग अलग को, क्या आइए अब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ने हैं हमें। तराइन से पहले आपको ये देखिए, आपका तराइन का युद्ध दिखाता हूँ, ये देखिए, या फिर तराइन का युद्ध आपको बात देखो। पहले आपको मिलाता हूँ पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान कौन, पृथ्वीराज चौहान। बात करते हैं भाई साहब पृथ्वीराज चौहान की। देखिए आपको एक कहानी बताऊंगा, पूरी सी कहानी बाद में बताऊंगा, पर पहले एक बार इसको आप फटाफट पहले पढ़ लीजिए। देखिए ये आपका पृथ्वीराज चौहान है, ये देखिए। चलिए तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तराइन के दोनों युद्धों में किस किस 1191 में, देखिए 1191 में कब हुआ तराइन का पहला, देखो एक लगा हुआ था पहला, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। बैक टू बैक युद्ध हुए थे, पहले में गोरी हारा, दूसरे में गोरी जीता, पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे में पृथ्वीराज हारा, मैटर खत्म, दैट्स ऑल, दोनों युद्ध कंप्लीट। तराइन का प्रथम युद्ध, फटाफट बोलिए मेरे साथ। चलिए दोनों युद्ध मैं आपको रिकैपिचुलेट कराता हूँ, ढंग से देखिए। चलिए आइए, चलिए वंस अपॉन अ टाइम दरवाजे का अगला, ये देखिए 1191 और 1192 की बात करते हैं। ये तराइन फर्स्ट, ये तराइन सेकंड। तराइन फर्स्ट में कौन था, वही गोरी वर्सेस पृथ्वीराज, और इधर गोरी वर्सेस पृथ्वीराज। इसमें गोरी हारा, इसमें पृथ्वीराज हारे, बात खत्म, दोनों युद्ध आपके हो गए, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। लेकिन युद्ध हुए क्यों? तराइन फर्स्ट तो वही बात कि उधर से उसको सिंध के रास्ते से गोरी भारत आया, बताया था ना भी आपको कि सौराष्ट्र में उसको बहन हो जाएगा, सिंध के रास्ते से गोरी भारत आया। तो जब वो सिंध के रास्ते से आ रहा था, आराम से आ रहा था, सामने मैं ये मिल गया इसको, उसने सोचा कि पृथ्वीराज सिंध में देखो अजमेर अपने पास में पड़ता है, अजमेर से राजस्थान हमारे पास में पड़ता है, तो मैं इसने पृथ्वीराज चौहान ने उसको वहीं से वापस निकाल दिया, बोल निकल तो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। तो पहले युद्ध में गोरी यहाँ से आ रहा, चुपचाप गोर लौट गया। यही हमारे राजपूतों की सबसे बड़ी कमी ये रही थी कि उन्होंने शासकों को क्या करते हैं, अब जो ये थे ना, जो अरब आक्रमणकारी थे या फिर मुस्लिम जो आक्रमणकारी आएंगे, वो अपने जो दुश्मन होते हैं उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, पूरा उसको बिल्कुल फिनिश, कि कुछ भी नहीं बचता, तब जाते हैं। लेकिन इसने गोरी ने इसको जाने दिया, वो जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद रखेगा। ये गोरी यहाँ से चला गया, लेकिन 1 साल बाद टाइगर वंस बैक, दोबारा आया गोरी, आएगा। लेकिन दोबारा आने का रीज़न ये है, दोबारा आने से पहले, ये आपका गोरी का प्रथम युद्ध है, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ये राठौड़ों का मतलब चौहान वंश के थे, तो पृथ्वीराज चौहान में तराइन फर्स्ट का युद्ध है। कौन सा है? तराइन प्रथम युद्ध है। एक इमेज मिली थी मुझे अच्छी सी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। ऐसे युद्ध होते थे पुराने टाइम, बहुत आपस में घोड़े शेर ऐसे मर जाते थे, बहुत मरते थे, बहुत करते थे, बहुत युद्ध करते थे लोग, लेकिन बस ना किसी को फ़र्क पड़ता है, ना किसी को कुछ असर लगता है, बस बात खत्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यह आपके पृथ्वीराज चौहान। अब एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, इसके बीच में एक बात हो चुकी थी, कब? देखिए कब हो चुकी थी बात, चलिए मैं करवाता हूँ आपको बात। हो क्या कि जब गोरी को यहाँ से भगा दिया पृथ्वीराज चौहान, तो गोरी को यहाँ से भगा दिया, उसके बाद एक साइड दिया था, आपका ध्यान समझिएगा, ये आपके अजमेर का चौहान है, पृथ्वीराज चौहान पीसी, ठीक है। इधर है आपका चंदावर, और चंदावर में कौन है आपका? जयचंद। चंदावर में कौन है? जयचंद। और जयचंद की एक सोनी सी छोरी है, कौन है? संयोगिता। ये लो, ये संयोगिता। संयोगिता को देखना चाहोगे? हैं? कौन कौन है जो ये कहता है कि मैं संयोगिता को देखना चाहता हूँ, या देखना चाहती हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि, या ये चाहती हूँ कि मुझे संयोगिता दिखाई जाए? बताइए। हाँ जी, आप लोग बताओगे तभी हम दिखाएंगे, वरना हम नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएं? ऐसे थोड़ी मिलती है संयोगिता, पृथ्वीराज को मिली थी, हम यहाँ से लेकर आए मुश्किल से। देखो हम तो नाम राशि रह गए पीसी, इसलिए मैंने सोचा भाई साहब थोड़ी देर को उधार दे दे, ले आए मुझसे। हाँ जी, तो संयोगिता इसकी किसकी बेटी थी? इस जयचंद की बेटी थी। किसकी बेटी थी? जयचंद की। इस संयोगिता से
आंखों ही की आंखों में इशारों इशारों में आपस में बातें होने लगी और ना जाने कब वो दो दिल एक दूसरे के लिए मसल बैठे कि ना दिन का पता और ना सुबह की रातें होने लगी, है ना। कभी कभी हम भी कुछ मस्करी कर लिया करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में क्या हो गया, कुछ मुच्चू छोना बाबू हो गया। अब हो गया तो कहते हैं प्यार तो नादान चीज़ होती है। तो इस जयचंद को लग गया पता, जयचंद बूढ़ा आदमी, पता लग गया। इसने अपनी बेटी को कमरों में बंद कर दिया 7 तालों के भीतर। एक तरफ जो है जय संयोगिता रो रही थी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज तड़फ रहा था। संयोगिता ने अपना फ़ोन निकाला, सैमसंग गैलेक्सी नोट 2, और फ़ोन क्या बोलो, हेलो पृथ्वीराज वेयर आर यू। वो पृथ्वीराज ने कहा बोल यस बेबी स्पीक। तो उसने कहा कि कम हियर एंड सेव माई लाइफ बिकॉज माई डैडी वॉन्ट्स टू शादी करी, यानी मेरे पिता मेरी शादी करना चाहते हैं। इधर जयचंद ने इस संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। अब बात करते हैं स्वयंवर क्या होता है। ये होता है स्वयंवर का मतलब खुद का बर्ताव खुद चुनना। आजकल यदि कोई कहते हैं ना स्वयंवर कर लो, मैं कहूँ सारी थोड़ी आऊँ मेरे ऊपर जा कौन सा की कोई सेटिंग है। अरे संयोगिता दिखाएंगे, रुको एक मिनट, संयोगिता दिखा देंगे आपको, बिल्कुल संयोगिता दिखाएंगे। पृथ्वीराज उसको लेके जाएगा तब दिखाएंगे ना, आपको दिखाएंगे कि ये जहरा पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर के। तो देखिए संयोगिता की बात करते हैं। संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों आपस में प्रेम प्यार की गीत गा रहे थे, लेकिन जयचंद ने इसको 7 तालों के भीतर कर दिया और संयोगिता का रो रो के बुरा हाल। उधर पृथ्वीराज कहे कि तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। अब देखिए स्वयंवर रखा, तो स्वयंवर में क्या होता था, यहाँ पर राजा खड़े थे बहुत सारे, ये लो 1 2 3 4 5 6 लेपर्ड जंडू चिट्टू मिट्टू चिट्टू सब खड़े थे, है ना, ये खड़े थे। यहाँ पर आगे जो उनके राजाओं के जो बाहर दरबार के बाहर कभी कभी चप्पल जूते निकाल के आते थे वहाँ थे, और यहाँ पे द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी इसने, अपमान करने के लिए द्वारपाल की जगह मूर्ति लगा दी जयचंद ने। किसकी जगह, द्वारपाल की जगह मूर्ति लगा दी इस पृथ्वीराज की। कि अब देखते हैं कौन क्या करता है। संयोगिता यहाँ से चली, यहाँ से आई संयोगिता, यहाँ से आई संयोगिता, यहाँ से इसके सामने से निकली, इसके सामने से निकली, इसके सामने यहाँ से जा कर के और इस मूर्ति के आकर के जाकर उस मूर्ति में माला डाल दी। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज ये नज़ारा वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था, ये सब कुछ पृथ्वीराज ये बातें वहाँ पर देख रहा था। कि पहली बात तो मुझे ये देखना है कि संयोगिता करती क्या है। अगर संयोगिता किसी से शादी कर लेती है तो इसका मतलब मेरे से उसका सच्चा प्यार नहीं है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन संयोगिता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संयोगिता भी उससे प्यार करती थी, इसलिए संयोगिता ने क्या किया, उस मूर्ति की माला ही डाल दी। अब देखो अभी फिर वापस आ गया ना, अरे फिर यहीं आके और मजा आएगा भाई साहब, टायर पंचर कर देंगे हम, सुन ले। हाँ जी, तो संयोगिता इतनी अच्छी कहानी में विघ्न नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल संयोगिता को बने रखिए, बने रखिए संयोगिता के साथ। अब जब संयोगिता इसकी मूर्ति डाल दी तो पृथ्वीराज अचानक से प्रकट हुआ और वहाँ पर आकर के संयोगिता को बैठा घोड़े पे और ले गया। कैसे, ऐसे कि मैं चला मैं चला, और संयोगिता भी मैं चली, देखो प्यार वाली गली, मुझे जाना है कहाँ, कोई रोको ना वहाँ। ये पृथ्वीराज लेकर के तू मेरी अधूरी प्यास प्यास ले आ गई, मन को रास रास। दोनों चल पड़े कहाँ पर है, अपनी प्रेम प्यार की नैया में चल पड़े। कहाँ पर चल पड़े, अपने चौहान वंश के साथ अजमेर में आ गए। दोनों अजमेर में आ गए, बात खत्म। उधर वो गोरी भी तो आक्रमण की तैयारी कर रहा था। इन दोनों के बीच, दोनों तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय के बीच ही कहानी है। देखिए कहानी आपस में कैसे जुड़ती है, ध्यान से सोया। उधर गोरी आक्रमण की तैयारी कर रहा था, गोरी सोचा कि वापस अटैक करूं। इतने में इसने किसने, अब देखो इस जयचंद की हिम्मत तो नहीं थी कि पृथ्वीराज से जाकर लड़े। अगर लड़ना ही था तो फिर मरना ही है तो वैसे ही मर जाओ। पृथ्वीराज से टकरा गए, और पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा था। लेकिन जैसे इसने गोरी से शादी कर ली, गोरी से शादी करने के बाद गोरी से क्या कर ली, अरे संयोगिता से इसने शादी कर ली। और संयोगिता शादी करने के बाद इसके 24 घंटे 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ संयोगिता कि बस, और कुछ नहीं दिखता इसको। इसने राजपाट के बारे में कुछ ध्यान देना बंद कर दिया। इसने मतलब कुछ भी ना, तो किसी को अनुमति थी अंदर आने की महल में, बस मैं और संयोगिता दो ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सब बाहर चले जाओ। बस एक इंसान को इजाज़त थी, कौन, और वो इसका बचपन का यार चंद्रवरदाई। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूँगा, बहुत दिख जाए। कौन है, इस पृथ्वीराज का बचपन का यार चंद्रवरदाई। कौन, चंद्रवरदाई। उसको अनुमति थी कि वो किसी भी समय अंदर आ सकता, नॉक नॉक तेरा आया। हाँ जी, तो संयोगिता के प्यार में डूबे रहते, दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए रहते कि हाँ भाई हमें क्या मतलब दुनियादारी से, हमें क्या लेना है, बस अब
हम दोनों मिल गए, बात खत्म। उधर वो गोरी बिल्कुल सेना लेकर आ पहुंचा और बाहर गेट आके बजाया, गोरी ने बोल टक 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 बोला, पृथ्वीराज बाहर निकल। अब चंद्रवरदाई गया, बोला अरे संयोगिता तो छोड़, संयोगिता तब तू जिंदा बचेगा तब रहेगा ना। वो बाहर वो खड़ा गोरी आ गया, बोल क्या कह रहा है ऐसे, बोला अरे वो गोरी आ गया वो आक्रमण के लिए। पृथ्वीराज ने सोचा कि अरे गोरी यार, उसने जब पृथ्वीराज वहाँ सिंध से आया था ना गोरी, तभी उसने बात करी थी, उसने चंद्रवरदाई ने, कि गोरी आ रहा है थोड़ा संभल जा। इसने कहा बोल पिछली बार हरा दिया, इस बार भी हरा देंगे, और इस बार तो अपने साथ संयोगिता है, यूँ नहीं पता संयोगिता तेरे को लेके बैठेगी। गोरी जब बिल्कुल दरवाजे पे आ गया, बोला अरे पृथ्वीराज बाहर निकल, तो पृथ्वीराज बोला बोल यस आई एम कमिंग। बिल्कुल इतनी कोई अस्त्र शस्त्र की तैयार नहीं थी। गोरी पूरा तैयारी के साथ आया था, लेकिन पृथ्वीराज बिल्कुल तैयार नहीं था, और जाकर दोनों युद्ध हुआ, और युद्ध में पृथ्वीराज हार गया। कुछ तो कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज को यहीं गोरी ने मार दिया था, कुछ ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गोरी को मार दिया था, जो बात सरासर गलत है, क्योंकि इसके बाद भी गोरी जिंदा था, ठीक है। और कुछ ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को गोरी यहाँ से लेकर के चला गया था गोर। कहाँ चला गया? गोरी पृथ्वीराज को लेकर के चला गया गोर। चलिए हम भी चलते हैं गोर, पीछे पीछे रहेंगे पृथ्वीराज के, हम साथ रहेंगे इनके। हाँ जी चलिए, थोड़ा सेशन लंबा जाएगा, वो कह रही कि पूरी गोरी और ये जो आज आपको दिल्ली सल्तनत तक पहुंचा के छोड़ देंगे। दिल्ली चलेंगे आज हम, कहाँ चलना है? हमें दिल्ली चलना है। अब इसको कहाँ से ले गया? यहाँ से पृथ्वीराज को उठाया, इसको पृथ्वीराज चौहान को, और यहाँ से कहाँ ले गया? इसको गोर ले गया। कहाँ ले गया? गोर ले गया। गोर ले जा करके, और पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई इसका बिल्कुल खास मित्र था, तो वो भी इसके साथ चला गया। वहाँ पर ऐसा कहते हैं, मतलब और किसी भी इतिहासकार ने इस बात का समर्थन नहीं किया, लेकिन केवल चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ में लिखता है कि ऐसे ऐसे बातें हुई थी। चंद्रवरदाई का पता है कौन सा था? कौन सा ग्रंथ था चंद्रवरदाई का? बताइए, चंद्रवरदाई का कौन सा ग्रंथ था? फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर दीजिए मेरे को कि चंद्रवरदाई कौन सा। वो नींद मत लीजिए, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है, मज़ा आ रहा ना? बताइए, स्टोरी कितनी शानदार लग रही है। इतिहास ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी के माध्यम से पूरी आपकी हिस्ट्री याद हो जाएगी। पृथ्वीराज की कौन सी बुक थी इसकी? चंद्रवरदाई कौन सी बुक थी? पृथ्वीराज रासो। और वास्तव में रासो तो रासो ही था। वास्तव में क्या था? रासो ही था। रासो जानते हो? मतलब मारवाड़ी बोलते रासो हो गया, मतलब झंझट हो गया, लफड़ा हो गया, रासो। अब गोरी को यहाँ से लेकर के, गोरी इसको पृथ्वीराज को लेकर के यहाँ से इन दोनों को लेकर के चला गया गोर। और गोर में ऐसा कहते हैं कि जो ये जो मुस्लिम राजा थे ना, वो ऐसे बैठा करते थे बीच में, यहाँ दरबार में। अब ये दरबार लगाते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर दरबार लगाते हैं। ये हमारा लगा हुआ है दरबार, ये दरबार लगा दिया, ये लगा दिया, है ना। यहाँ पर बैठा आपका गोरी, यहाँ पर आपका गोरी बैठा है। यहाँ पर गोरी के पास एक छोटी सी घंटी लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर गोरी के जस्ट, मतलब गोरी के जस्ट पास में लगी हुई है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर सामने खड़ा है पृथ्वीराज, बिल्कुल जस्ट के सामने, ओके। और देखिए मैं आपको इसके पास में कर देता हूँ उसको, घंटी को। हाँ जी, यहाँ पर इसके पास में खड़ा है, यहाँ पर है घंटी, यहाँ लगी हुई, देखो यहाँ लगी हुई बिल्कुल। और यहाँ पर सामने पृथ्वीराज खड़ा है, यहाँ पर इसके पास चंद्रवरदाई, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पर ही बैठा हुआ, इधर आपस में दरबारी बैठे हुए यहाँ पर। अब चंद्रवरदाई इसको, पृथ्वीराज को आंखों से अंधा कर दिया था, इसने आंखें फोड़ दी थी गोरी ने, ऐसा कहते हैं। मतलब सिर्फ पृथ्वीराज रासों में बात कही गई है, उसी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कल मैंने पूरी बैठ के कहानी पढ़ी थी पूरी अच्छे से, तब जाकर के पूरा मेरे समझ में आया कि सहयोगिता। और एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक स्टूडेंट है हमारे, वो भी एक दिन पूछ रही थी कि पर सहयोगिता की कहानी बताइए, तो आप भी सुन लीजिए, सहयोगिता की पूरी कहानी बता रहे हैं ना। अब जब बात होगी पृथ्वीराज की कि अब इसने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, तो चंद्रवरदाई ने एक बात कही, बोल तूने इसकी आंखें फोड़ दी तो ये मत समझ कि ये अब भी युद्ध नहीं कर सकता, ये अब भी तुझे मारने की क्षमता रखता है। अब भी ये इसको ऐसे बाण चलाने आते हैं कि ये, मतलब मैं कहूँगा वहाँ पर ये, मतलब जो मैं बात होगी ना, जो मतलब बात होगी उसके अकॉर्डिंग आवाज़ के आधार पर बाण चलाता है, शब्द भेदी बाण चलाता है। बोल ठीक है। गोरी बोला मैं तो नहीं मानता। बोल मत मान। यहाँ पर बैठा था जयचंद, बिल्कुल जस्ट पास में, तो इसके हाथ में बिल्कुल त्रिशूल बाण दे दिए, इसके हाथ में जो अपने बोलते हैं ना धनुष बाण दे दिए। इधर से इस चंद्रवरदाई ने एक पंक्ति कही, पंक्ति सुनी, आपको सुनी हुई होगी कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान चूक मती चौहान। यानी 4 बांस, यानी यहाँ से 4 बांस दूरी पर,
4 बांस 24 गज और 24 गज आगे, अंगुल अष्ट प्रमाण और जमीन से 8 अंगुल ऊपर, ता ऊपर बैठा सुल्तान, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, और चूक मती चौहान कि चौहान तू चूक मत जाना। इसके जस्ट पास में यहाँ पर लगा हुआ था घंटा, जो लोहे जो आता है ना, मतलब घंटा बजाने का पीछे, इसके जस्ट पीछे लगा हुआ था। अब इस यहाँ से इसने बाण चलाया बिल्कुल स्पीड से, और बाण चलाया तो इतने में जयचंद पड़ा और इसके ऊपर इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया, गोरी को साइड में कर दिया। ये बाण इस घंटे के जाकर लगा और घंटे के 2 टुकड़े, घंटा बिल्कुल टूट गया। अब गोरी ने देखा वास्तव में तो बच गया, जबकि चंद्रवरदाई ये बात बोलता है कि यहाँ पे गोरी मर गया था और पृथ्वीराज यहाँ से वापस आ गया था, जबकि ये बात सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पृथ्वीराज को यहीं ख़त्म कर दिया गया था। ये कहानी थी कि पृथ्वीराज वहाँ पर, फिर ऐसा कहते हैं कि अब जब बच गया तो सोचो अब यहाँ पे अब गोरी यहाँ पे इसने, पृथ्वीराज ने गोरी पर आक्रमण किया, अब गोरी थोड़ा छोड़ेगा, तो इस चंद्रवरदाई के पास 2 थे वो मतलब चाकू, तो इसने एक पृथ्वीराज को, ऐसा कहते हैं कि साथ में दोनों जन्मे और साथ में मरे थे दोनों, एक ही दिन तो जन्मे, एक ही टाइम पे दोनों जन्मे, पृथ्वीराज और जो चंद्रवरदाई है, और एक ही टाइम पर दोनों मरे थे, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई को मारा और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मारा, एक दूसरे को ख़त्म करके दोनों बात ख़त्म कर लिया एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आएगी, ये आपकी कहानी होगी कंप्लीट। यानी अब देखिए, यानी अब तराइन का द्वितीय किस किस के बीच में होगा, वही बात आपको बताया, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान बोल दो, पृथ्वीराज तृतीय बोल दो, गोरी इसमें जीत गया। अब जब इसने सहयोग किया था, किसने, जयचंद ने सहयोग किया, तो 1194 में गोरी ने जयचंद पर आक्रमण कर दिया। किस पर, जयचंद पर। किसी बात के लिए आपस में दोनों बहस हो गई। यही होता था पुराने राज्यों में कि आपस में एक दूसरे को सहयोग कर लेते थे, लेकिन समझ में तो आ रहा ना, मज़ा आ रहा है। एक बार पहले थम्स अप करिए, इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फटाफट बताइए। यहाँ पे गला सूख गया, पूरी संयोगिता की कहानी गा दी, बिल्कुल बताइए। संयोगिता की कहानी कभी सुनी थी किसी ने? अगर सुनी हुई है तो बताइए कि आपको सुनी हुई है, अगर नहीं सुनी हुई तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी, सुनने मज़ा आया ना। बताइए, थम्स अप कीजिए फटाफट, थम्स अप कीजिए जल्दी, बताइए मेरे को। बिल्कुल आप भी पानी की बोतल साथ में लेके बैठा करो हमेशा, ताकि आप लोग साथ में एनर्जी बनती रहे। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी फीडबैक दीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं चंदावर के युद्ध की। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1194। इसमें कौन सा हुआ था? गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद को गोरी ने पराजित कर दिया था। बात खत्म। चंदावर का युद्ध इतना याद रखना है कि जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था, और चंदावर में गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। पसीना आ रहा, बिल्कुल पंखा चालू नहीं कर रखा वरना आवाज़ नहीं आती। चलिए, सांस भर गया है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गोरी ने भारत के विजय क्षेत्रों। अब जब गोरी यहाँ से, मतलब जब यहाँ से वापस जा रहा था, पृथ्वीराज को वगैरह को मार दिया, उसके बाद यहाँ से गोरी तो वापस जा रहा, गौर जा रहा था, तो यहाँ पर अपने जो जीता हुआ क्षेत्र था ना, उसको अपने गुलाम को देकर चला गया। गुलाम का क्या नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर के यहाँ से चला गया। जब गोरी पुनः लौटा, गौर जा रहा था, तब 1206 में, कब? 1206 में खोखर जाटों ने 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या कर दी। यानी खोखर जाटों ने गोरी को मार दिया। इन्हीं खोखरों जाटों ने किसको परेशान किया था? उस महमूद गजनवी को। और इन्हीं जाटों ने किसको मार दिया? इस गोरी को मार दिया, गोरी को ख़त्म कर दिया। यानी गोरी की डेथ कब हो गई? 1206 ईस्वी में गोरी की डेथ हो गई। गोरी की कहानी खत्म। यानी गोरी ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे वो तो किसको संभलाए, किसको, मतलब किसको ऐसे बोलते ना, हाँ ठीक है, किसको दिए तो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और खुद यहाँ से जब वापस जा रहा था, और 1206 में खोखर जाटों ने इसको मार दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से पढ़ते, दोनों को मतलब शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते, शॉर्ट में फटाफट गजनी साम्राज्य रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गजनी की बात करते हैं। गजनी में एक गौर वंश था। गौर वंश में 2 भाई थे, शमशुद्दीन और शहाबुद्दीन। फटाफट देखिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा, रिकैपिचुलेट हो जाएगा। शमशुद्दीन और शहाबुद्दीन। शमशुद्दीन 1173 में गौर वंश का शासक बना गोरी। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, और 1178 में अनहिल पाटन पर आक्रमण किया। 1175 में कहाँ पर किया? इसमें मुल्तान पर आक्रमण किया, और 1178 में कहाँ पर आक्रमण किया? अनहिल पाटन, सौराष्ट्र गुजरात पर इसने आक्रमण किया। भीम द्वितीय वहाँ का राजा था। उसके बाद इसके तराइन फर्स्ट हुआ, तराइन सेकंड हुआ, चंदावर हुआ। इनमें तराइन फर्स्ट में गोरी हारा, तराइन सेकंड में गोरी जीता, और चंदावर में गोरी जीत गया।
जो अनहिल पाटन है, अनहिल पाटन में क्या हुआ था, भीम द्वितीय ने इस गौरी को हरा दिया था। भीम द्वितीय ने किसको हरा दिया था, गौरी को हरा दिया था। लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, अभी थोड़ी देर और चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, बस 15-20 मिनट और चलेगी, फिर आपको फ्री कर देंगे, है ना। सॉरी, आगे चलते हैं। अब अपने गजनी गोरी, गोरी क्या था, उसके बाद तराइन फर्स्ट, तराइन फर्स्ट, तराइन फर्स्ट किसी पृथ्वीराज गौरी के बीच में, तराइन सेकंड आपको बता दें चंदावर्त, चंदावर्त जयचंद और गौरी के बीच अपने गुलामों को जो संभला करके यहाँ से क्या चला गया, और वापस जाते टाइम खोकर जाटों ने इसकी 1206 में इसकी हत्या कर दी। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे मतलब कहते हैं ना, पूरे नोट्स का सार है कि सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखनी है, पूरे नोट्स आपके बन गए। तो पीछे लिखा हुआ था ना केवल इन 2 पेजेस में पूरे नोट्स के आपका सार आ गया इसमें, ठीक है ना। इन दोनों का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आराम से ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, वापस चलते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, दबा दब दबा दब बोले तो फटाफट फटाफट। मतलब आज कल बारिश हुई थी बहुत भयंकर यहाँ आसपास, है ना। चलिए मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर दाहिर पर आक्रमण किया था। इनका उद्देश्य क्या था, धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। फटाफट रिवाइज करते हैं, साथ में मैं क्लियर भी करता चलता हूँ इनको, क्लियर भी। विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने, महमूद गजनवी ने धारण की थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण इसको क्या कहता था, जिसको मूर्ति भंजक कहा जाता था और बुद्ध शिखन कहा जाता था। इसके बारे में सबसे पहले इसने पेशावर पर आक्रमण किया। 1001 में पेशावर पर आक्रमण किया, जयपाल ने इसमें सुसाइड कर लिया। उसके बाद 1005 और 1006 में कहाँ पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया, दाऊद पर। सेकंड इंपॉर्टेंट अटैक था इसका। तीसरा आक्रमण किया 1018 से 1019 तक कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल पर किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया 1025 में बिगेस्ट विजन सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ भीम प्रथम के थे, सौराष्ट्र सोलंकी चालुक्य इन पर। और यहाँ से जब धन लूट कर वापस आ रहा था, इसके गजनी वापस आ रहा था, खोकर जाटों ने इसको इससे क्या ले लिया था, इससे धन वापस लूट लिया था। 1027 के आसपास खोकर जाटों ने वापस इसमें, खोकर जाटों पर इसने वापस आक्रमण किया और खोकर जाटों को इसने हरा दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका मोहम्मद गजनवी। उसके बाद बात करते हैं सुबुक्तगीन और जो मतलब अल्पतगीन 2 भाई थे, उसमें से जो सुबुक्तगीन है वो तो बड़ा भाई था उसने, और उसके बाद अल्पतगीन जो है वो छोटा भाई था। अल्पतगीन ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना, सॉरी अल्पतगीन बड़ा था, सुबुक्तगीन छोटा था। अल्पतगीन ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। अमीर उल उमरा कहा जाता था सुबुक्तगीन को, और बहराम शाह गजनवी साम्राज्य का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद गजनवी के बारे में चार एक साथ राइटर आए थे। कौन कौन, भारत में एक आया था अलबरूनी। अलबरूनी की किताब कौन सी थी, किताब उल हिंद, भारत आने वाला प्रथम था से था। और गजनवी ने इसके यहाँ पर भारत में कौन से सिक्के चलाए थे, संस्कृत के सिक्के चलाए थे। उसके बाद फिरदोशी का शाहनामा लिखी थी। उतबी और फर्रुखी, ये 4 इतिहासकार थे। गजनी साम्राज्य की बात करते हैं तो गजनी के बारे में बात करते हैं। गजनी में क्या था, गजनी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना याद रखना आपको कि कौन थे, अल्पतगीन और सुबुक्तगीन। जो आपको मैं बात बता चुका हूँ, अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बारे में आपको मैं बात बता चुका हूँ पूरी, कि कौन अल्पतगीन कौन सुबुक्तगीन। और उसके बाद शमशुद्दीन और शहाबुद्दीन, ये बात आपको पूरी बता चुका हूँ गजनी साम्राज्य के बारे में। ये आप देखना चाहो तो पूरे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले सकते हो आप चाहो तो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। पूरी कहानी मैंने आपके सामने आज खोल के रख दी है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। ये मोहम्मद गौरी शमशुद्दीन और शहाबुद्दीन 2 भाई थे, जिसमें से शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन महमूद गौरी था, इसमें से राजा बना। और उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट मुल्तान पर इसने आक्रमण किया, अनिल पाटन पर। उसके बाद बात करते हैं, देखो सौराष्ट्र में इधर सौराष्ट्र सिंध के रास्ते से अनिल पाटन शमशुद्दीन शहाबुद्दीन थे। 1173 में शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन गौरी के नाम से राजा बना। 1175 में मुल्तान पर गौरी ने प्रथम आक्रमण किया। उसके बाद अनहिल पाटन पर, ये इंपॉर्टेंट आक्रमण है, अनहिल पाटन पर 1178 में आक्रमण किया, पहला आक्रमण था। और भीमदेव द्वितीय के खिलाफ, किसी के खिलाफ किया, भीमदेव द्वितीय के खिलाफ किया। इसमें चालुक्य, सोलंकी, बघेल वंश का था। नायिका देवी, जो नयिका देवी इसकी क्या थी, इसकी संरक्षिका थी। इसमें गौरी की हार हुई, ये गौरी की पहली हार थी। कैसी हार थी, पहली हार थी गौरी की। उसके बाद ये आपका महमूद गौरी रहा। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात की तराइन की प्रथम युद्ध की। तराइन के प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, महमूद गौरी और इसके पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज जीत गया था। सेकंड में आपको बात आई थी कि संयोगिता वाला मैटर हो गया था। संयोगिता को भगा कर ले आया था। और पूरे आपको बात बता दी स्वयंवर वाला, ये संयोगिता को लेकर के आया था इसे। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हो गया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और पृथ्वीराज को ख़त्म कर दिया, पूरा पृथ्वीराज को मार दिया बिल्कुल पूरा, ठीक है।
गौरी जीत गया। उसके बाद गौरी ने किस पर आक्रमण किया? चंदावर पर आक्रमण किया। चंदावर का कौन था? जयचंद था। जयचंद पर गौरी ने आक्रमण किया और जयचंद को पराजित कर दिया। उसके बाद गौरी यहाँ से वापस अपना जो सब कुछ दे करके किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कार्यभार अपना सौंप करके यहाँ से वह वापस जा रहा था। तब 1206 में खोखर जाटों ने इसी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसी गौरी की हत्या कर दी। बात समझ में आ गई? ये गौरी के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर करता हूँ मैं इसको। उसके बाद क्या इसके जो आप अपने मतलब गौरी के बारे में थोड़ा शॉर्ट मैप में पढ़ा है अपने फटाफट की, मतलब पूरा रिवीजन करें गौरी का करते हैं। ये पूरा गौरी का शॉर्ट मैप रहे। ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये आपकी आज की क्लास आपकी कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल, लगभग 1 घंटा की क्लास हो गई। अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं अपन। कैसी लगी क्लास पहले ये बताइए। अभी आप हमें फीडबैक दीजिए, कैसी लगी क्लास? पढ़ने में अच्छा लगा? मज़ा आया ना? समझ में आ रहा? आज पूरी आपको महमूद गजनवी और महमूद मोहम्मद गौरी की बात समझ में आ गई, सहयोगिता की कहानी समझ में आ गई, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें पता चल गई। ये इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। कैसी लगी बताइए क्लास? अब देखिए ये हमारी रीड की क्लासेस चलती है। कौन कौन सी? 9:15 बजे हिंदी टीचिंग मेथड की चलती है डेली, मंडे टू फ्राइडे चलती है। क्लासेस कब से कब तक चलती हैं? मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। और इस मंडे से अगली क्लासेस को स्पेशल शेड्यूल लगी है, तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। हिंदी टीचिंग मेथड्स की चलेगी 9:15 बजे सुबह। 11:15 बजे साइकोलॉजी की चलती है। 2 बजे ग्रुप, ये दोनों देखिए जो यूट्यूब का निशान लगा हुआ है, ये यूट्यूब पे चलती है, ये यूट्यूब पे चलती है, ये यूट्यूब पे चलेगी, ये यूट्यूब पे चलेगी। और जो ये 3 क्लासेस हैं टेलीग्राम पे चलेंगी। इंग्लिश की 2 क्लासेस ये 2 बजे 2:40 पे और 3:20 पे इंग्लिश की, और 2 क्लासेस और 1 पॉलिटी क्लासेस ये चलेंगी अपने यूट्यूब पे। बात समझ में आ गई होगी। पूजा जी और प्रकाश जी दोनों लेंगे अपनी क्लास वहाँ पे यूट्यूब पे लेते हैं, सॉरी टेलीग्राम पे लेते हैं। और ये बाकी क्लासेस कहाँ पे चलती है? आपकी यूट्यूब पे चलती है, ठीक है। ये हमारी क्लासेस का वो बता दिया कब कब कौन सी होती है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप ध्यान से ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पे आपको PDF वगैरह, क्विज़ वगैरह सब मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिस्कशन होते हैं। यहाँ पे क्या कौन सा कुछ किसी क्वेश्चन को डाउट होता है आप पूछ सकते हो, जो भी बात होती है आप आपसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सैटरडे स्पेशल सेशन में क्या था। सैटरडे स्पेशल सेशन में आज की इंडियन हिस्ट्री क्लास हो चुकी। शाम को 6:15 बजे क्या है हमारी मैथ्स की मैराथन क्लासेज है। मैथ्स की मैराथन क्लासेज है। कल संडे को क्या रहेगी? पॉलिटी की मैराथन क्लासेज रहेगी। और एनवायरनमेंट में हम साइंस शुरू करने वाले कल से, तो उसकी मैराथन क्लासेज रहेंगी। वीडियो देख लेकिन अब आप अपना फीडबैक दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन में तो आपको डेफिनेट फीडबैक देना ही है। कमेंट सेक्शन में आप हमें अच्छे से बताना है कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट से देखो आज इतने लगभग 1 घंटे पसीने में बैठ कर पूरी आपके लिए की मेहनत, तो इसका फीडबैक तो बनता है ना अच्छे से। तो आपके कमेंट हमारा मोटिवेशन बस, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुरेना को अवश्य ही ज्वाइन कर लेना है। अब आप लड्डू खाइए, 15 अगस्त मनाइए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।